स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शेड्यूल में। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के 18वीं शताब्दी में जो स्वतंत्र राज्य हुए, जिनमें हमने पिछली वीडियो में बंगाल, अवध और हैदराबाद के बारे में जाने थे। आज हम बात करेंगे कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना है वो सादतुल्ला खान ने की थी। वह अर्काट को राजधानी बनाता है और उसके बाद दोस्त अली कर्नाटक का शासक बनता है। दोस्त अली के बाद अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब बना, किंतु दोस्त अली के दामाद चांदा साहब ने फ्रांसीसियों की मदद से 1749 ईस्वी में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित करके मार डालता है। अंत में अनवरुद्दीन का पुत्र मुहम्मद अली अंग्रेजों की मदद से कर्नाटक का नवाब बनने में सफल रहता है। कर्नाटक के बाद में जो अगला राजवंश है, स्वतंत्र राजवंश, वो है भरतपुर। भरतपुर की हम बात करें तो भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह ने की थी। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को 1752 ईस्वी में राजा की उपाधि दी। बाद में इसमें महेंद्र सिंह शब्द जोड़ा गया। बदन सिंह ने भरतपुर, कुम्हेर, वेद, जिसे वेर के नाम से जाना जाता है, वह डीग के किलों का निर्माण कराया तथा डीग के महल का भी इसने निर्माण कराया था। बदन सिंह के दत्तक पुत्र सूरजमल, याद रखिएगा, सूरजमल जो 1756 से 1763 ईस्वी तक गद्दी संभालते हैं, उनको जाट जाति का प्लेटो अर्थात अफलातून कहा जाता है। सूरजमल पानीपत के तीसरे युद्ध में तटस्थ रहा। सूरजमल के बाद जवाहर सिंह भरतपुर का शासक बना। 1804 ईस्वी में द्वितीय मराठा युद्ध के समय जब भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने मराठा सरदार जसवंत राव होलकर को सहायता दी तो अंग्रेज जनरल लेक ने डीग को घेर लिया, उस पर वह कब्जा कर लिया। जनरल लेक भरतपुर के किले की भी घेराबंदी की, किंतु भरतपुर के लोहागढ़ के किले को जीतने में असफल रहा। उसके बाद में अगला जो राजवंश है वो है रुहेलखंड। रुहेलखंड की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मुहम्मद खान ने की थी। रुहेलखंड की प्रारंभिक राजधानी बरेली में आंवला थी, जो बाद में रामपुर हो गई। उसके बाद में अगला राजवंश है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के पास बंगस पठानों ने मुहम्मद खां बंगस के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1773 ईस्वी में बनारस की संधि के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने अवध को रुहेलखंड के विरुद्ध सहायता दी। अप्रैल 1774 में मीरनपुर कटरा के युद्ध में रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां मारा गया तथा रुहेलखंड को अवध में शामिल कर दिया गया। उसके बाद आते हैं राजपूत राजवंश। जो राजपूत राजा थे उनमें जो सबसे फेमस 18वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं आमेर के मिर्जा राजा सवाई जयसिंह। इनका शासनकाल 1681 से लेकर के 1643 ईस्वी तक रहा। सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की स्थापना की। वह आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। सवाई जयसिंह का जन्म 1681 ईस्वी में हुआ था तथा वह 1699 में आमेर के शासक बने। जयपुर के वास्तुकार बंगाल निवासी विद्याधर थे। जयसिंह ने मथुरा, जयपुर, उज्जैन, बनारस और दिल्ली में खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए वेधशालाओं का निर्माण कराया। जयसिंह ने जिज मुहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार करवाया, जिसने खगोल शास्त्र के अध्ययन में मदद मिली। 1715 ईस्वी में पिलसुद के युद्ध में, याद रखिएगा, पिलसुद के युद्ध में सवाई जयसिंह मुगल गवर्नर के रूप में इन्होंने मराठों को पराजित किया। जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। 1733 ईस्वी में मंदसौर के युद्ध में मराठों ने सवाई जयसिंह को पराजित किया। जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी तथा जहांदार शाह ने मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी थी। सवाई जयसिंह व पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच 25 फरवरी 1736 ईस्वी को झाड़ली मालपुर टोंक नामक गांव में इनकी मुलाकात हुई। सवाई जयसिंह कुशल शासक, विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक व वैज्ञानिक भी थे। जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्व, जिसे एलिमेंट ऑफ जियोमेट्री कहा जाता है, उसका संस्कृत में अनुवाद किया। इस समय राजपूताना के राज्यों में मराठा हस्तक्षेप काफी बढ़ गया था।
मराठा आक्रमणों व चौथ वसूली से राजपूताना के राज्य परेशान थे तथा बूंदी राज्य में मराठों के खुला हस्तक्षेप ने राजपूत नरेशों की भी आंखें खोल दी। राजपूत शासकों ने मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास किया और 17 जुलाई 1734 ईस्वी को राजपूत राजाओं ने मेवाड़ की सीमा पर स्थित हुर्रा नामक स्थान पर सम्मेलन किया। इसमें जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय, कोटा के दुर्जन साल, बीकानेर के जोरावर सिंह, बूंदी के दलेल सिंह आदि शासक सम्मिलित हुए। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। हुर्रा सम्मेलन में यह तय हुआ कि सभी राजपूत शासक रामपुरा में एकत्र होकर मराठों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करेंगे, किंतु हुर्रा सम्मेलन असफल रहा। सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह व माधो सिंह में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। माधो सिंह ने मराठों की सहायता से ईश्वरी सिंह का विरोध किया। ईश्वरी सिंह ने मराठों की मांगों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। 1787 ईस्वी में जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर महाराणा विजय सिंह की संयुक्त सेना ने महादजी सिंधिया की सेना को तुंगा के युद्ध, जिसे दौसा के नाम से जाना जाता है, उसमें पराजित कर दिया। अब बात करेंगे राजपूत राज्य के बाद मैसूर की। तो मैसूर स्वतंत्र होने से पहले विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था, उसके अधीन था। 1612 ईस्वी में विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में राज्य की वास्तविक शक्ति देवराज और नंजराज के हाथों में थी। मैसूर पर इस समय निरंतर मराठों का आक्रमण होता रहा, जबकि निजाम मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। 1749 ईस्वी में हैदर अली ने नंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में सैनिक जीवन की शुरुआत की। हैदर अली के दादा बहलोल लोधी पंजाब से आकर गुलबर्गा में बस गए थे। 1755 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना। इसी वर्ष हैदर अली ने डिंडीगुल में ही तोप व गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया। मैसूर पर निरंतर मराठा आक्रमणों के कारण राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर मराठा आक्रमणों का भय था। अतः हैदर अली ने 1761 ईस्वी में मैसूर के राज सिंहासन पर मराठा ब्राह्मण खांडे राव की मदद से अधिकार कर लिया। हैदर अली पर 1764, 1766 व 1771 ईस्वी में मराठों का आक्रमण हुआ। फ्रांसीसी सेनापति दलातूर हैदर के अधीन कार्य करता था। बात करेंगे हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो यह 1767 से 1769 के मध्य में हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण हुआ था। हैदर ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए निजाम तथा मराठों को अपनी ओर मिला लिया। अंग्रेजों की अंत में पराजय हुई व हैदर अली मद्रास तक पहुंच गया। 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि होती है, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस सौंप दिया। मतलब जो जिसका क्षेत्र जीता था उसको उसने वापस कर दिया। एक दूसरे की शत्रुओं से रक्षा करने का भी वचन दिया गया। अंग्रेजों को युद्ध के हार जाने के रूप में एक बड़ी रकम हैदर को देनी भी पड़ी। इसके बाद होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780 से 1784 के बीच में चला। 1780 से 1784 के मध्य में हुआ। अंग्रेज हैदर अली को दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु मानते थे। 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने मैसूर की सीमा में स्थित फ्रांसीसी कोठी माहे पर नियंत्रण कर लिया। हैदर अली ने फिर एक बार निजाम व मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध संधि की और 1780 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर लिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने कूटनीति से निजाम व मराठों को अपने पक्ष में किया। हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बेली को काजीवरम के युद्ध में पराजित कर आरकाट, जिसे अरकाट के नाम से जानते हैं, पर कब्जा कर लिया। 1781 में जनरल आयरकूट ने पोर्टो नोवा एवं सौलितपुर के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। 1782 में पोली लोरल का युद्ध अनिर्णायक रहा, कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। इसी युद्ध के दौरान युद्ध में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1882 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है।
हैदर अली की मृत्यु के बाद में उसका बेटा टीपू, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और इतिहास में उसे टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता है, ने 1 वर्ष तक लगातार युद्ध जारी रखा और अंग्रेज ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी भी बनाया। दोनों पक्षों में 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि होती है, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के लूटे हुए प्रदेश फिर से वापस लौटा दिए। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। फिर हम बात करेंगे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का जो शासनकाल है वो 1782 से, याद रखिएगा, 1782 से 1799 ईस्वी तक रहा। टीपू की अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान ने सुल्तान की उपाधि धारण की। 1787 ईस्वी में अपने नाम के सिक्के चलवाए। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। उसने वर्ष व महीनों के हिंदी नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया और नए पंचांग का भी इसने प्रारंभ किया। 1784 में टीपू ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में बांट दिया, जिन्हें आसिफी टुकड़ी कहा जाता है। टीपू के सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित थे। टीपू ने श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए उसने धन दिया था। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित रंगनाथ नरसिंह के मंदिरों की पूजा में भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था जिसने पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाया। इसने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर रंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की थी और उसका सदस्य भी बना था। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। वह स्वयं को नागरिक टीपू कहलाना पसंद किया। इसने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाए तथा अरब, तुर्की, फ्रांस, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भी भेजा। इसने 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का भी गठन किया तथा मंगलोर, मौलिदाबाद, दाजिदाबाद में डॉक यार्ड का निर्माण किया। विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए मस्कट और मुज्जेदा तथा अदन में व्यापारिक दूत नियुक्त किया। टीपू के प्रशासन में प्रधानमंत्री और वजीर का पद नहीं होता था। मीर आसिफ के अधीन 7 मुख्य विभाग होते थे। इसने जमींदारी व्यवस्था त्याग कर किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया। जमींदार के पैतृक अधिकार को समाप्त कर दिया और कृषकों को तकावी ऋण भी दिए थे। भू राजस्व भूमि की उर्वरता व सिंचाई सुविधाओं के अनुसार 1/3 से आधे तक लिया जाता था। अंग्रेजी लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा है क्योंकि वो अंग्रेजों से इसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। फिर अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से 1792 ईस्वी तक चला। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक लड़ा गया। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों व निजाम के साथ मिलकर, जिसे त्रिमैत्री संगठन कहा जाता है, टीपू पर यह आरोप लगाया कि टीपू फ्रांसीसियों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है और इन्होंने यह आरोप लगाकर उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध का तात्कालिक कारण टीपू द्वारा 1789 ईस्वी में ट्रावनकोर राज्य पर आक्रमण करना था। ट्रावनकोर अंग्रेजों का जो है गढ़ था। टीपू मिडोज के नेतृत्व वाली सेना से पराजित हुआ और मार्च 1792 ईस्वी में अंग्रेजों व टीपू के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके तहत टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेज व उनके सहयोगियों को दे दिया। अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार मिला। मराठों को तुंगभद्रा के उत्तर का भाग लिया तथा निजाम को पेन्नार एवं कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। इस युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू ने 3 करोड़ रुपए देने का भी वादा किया। 3 करोड़ रुपए का भुगतान न होने के समय तक टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों में कब्जे में रहने की शर्त हुई। इनमें एक पुत्र जिसका नाम अब्दुल खालिक था और दूसरे का नाम मुइजुद्दीन था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर कहा था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रुओं को कुचल दिया। इसके बाद होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ था। इस युद्ध के समय टीपू ने नेपोलियन से पत्राचार कर फ्रांसीसी सहयोग लेने का प्रयास किया। नेपोलियन ने सहायता का आश्वासन भी दे दिया। अंग्रेजों ने निजाम व मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने का समझौता किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेजली, हैरिस व स्टुअर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने टीपू को पराजित कर दिया। स्टुअर्ट ने सदापीर के युद्ध में तथा हैरिस ने मलावली के युद्ध में टीपू को हराया। टीपू 4 मई 1799 ईस्वी को लड़ता हुआ मारा गया और कनारा, कोयम्बटूर, वेनाड, धारपुरम और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया।
मैसूर को जीतने की खुशी में वेलिज अली को आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने मारविवश की उपाधि प्रदान की। चतुर्थ मैसूर युद्ध के बाद मैसूर के विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलिज अली ने घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। वह टीपू के परिवार के सभी सदस्यों को वेल्लूर में कैद कर लिया गया। लॉर्ड वेटिंग ने कुशासन के कारण 1831 ईस्वी में मैसूर को प्रशासन कंपनी के हाथ में दे दिया। लॉर्ड रिपन ने 1881 में बैटिंग द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को पुराने राजवंश को लौटा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर मैसूर के चारों मैसूर के युद्ध को मैंने आपको बताया है, जिसमें आज हमने जो भी कवर किया जितने भी स्वतंत्र राज्य को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ये जानकारी जो बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।